Hello everyone. Today we will continue some more paragraphs from the story A Truly Beautiful Mind. आज हम लोग A Truly Beautiful Mind के कुछ और पैराग्राफ्स को कवर करेंगे. पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनको मैथमेटिक्स और फिजिक्स से काफ़ी ज़्यादा लगाव था. उसके अलावा उनको जो है अपने एक फेलो से भी बहुत ज़्यादा लगाव था जिनका नाम था मेलिवा मैरिक. और वो जो स्कूल के जो रेजिमेंटेशन थे जो काफ़ी हार्डशिप था, जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, वो उसको नापसंद करते थे. अब हम लोग आगे देखेंगे. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. Now, in this line, the writer is saying that in the year 1900, Albert Einstein was 21 years of the age. And he completed his graduation from the university but was unemployed. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि 1900 में जो है जो आइंस्टीन की जो एज थी वो कितने साल थी, 21 साल थी. और वो क्या थे कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके थे लेकिन वो अनएम्प्लॉयड थे, बेरोज़गार थे. ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट. और वो किसका काम करते थे? एक टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम करते थे. और हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि और वो प्राइवेट लेसन्स को दिया कर मतलब पढ़ाया करते थे. और फाइनली और उनको सिक्योर जब जॉब कब मिला? 1902 में, 1902 में. और किस चीज़ के रूप में? एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. उनको कहाँ जॉब मिला? पेटेंट ऑफिस इन बर्न में. अब ये पेटेंट क्या होता है? पेटेंट जो होता है, पेटेंट ऑफिस कहने का मतलब होता है कि सपोज दैट इफ़ यू हैव इन्वेंटेड समथिंग, आपने किसी चीज़ का क्या किया? आविष्कार किया. अब हो सकता है उस वस्तु को, उस आविष्कार को देख ले, कोई कॉपी कर ले और कोई दूसरा व्यक्ति बना ले और वो कहेगा कि नहीं ये जो आविष्कार है उसके द्वारा किया गया है. देन व्हाट यू विल डू? आप क्या करोगे? तो उसके लिए क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ का इन्वेंट करता है तो इसके लिए उसको पेटेंट लेना पड़ता है. और पेटेंट लेने से क्या होता है? फिर सिक्योर हो जाता है कि उस चीज़ पे, उस इन्वेंशन पे सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति का अधिकार है. अगर कोई और करेगा तो उसके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा. सो पेटेंट ऑफिस में किनका जॉब लगा? अल्बर्ट आइंस्टीन का. कब लगा? 1902 में. और ये पेटेंट ऑफिस था कहाँ? बर्न में था. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. अब आगे क्या कहा जा रहा है कि while he was supposed to be assessing other people's invention, कि जहाँ पे जो आइंस्टीन है, जहाँ दूसरे लोगों के इन्वेंशन को क्या कर रहे थे? असेस कर रहे थे, चेक कर रहे थे, उसको पेटेंट दे रहे थे. और दूसरे तरफ, एक तरफ तो वो क्या कर रहे थे? दूसरे लोगों के इन्वेंशन को मतलब सेव कर रहे थे, उनका जांच परख कर रहे थे और उनको पेटेंट दे रहे थे. और दूसरे तरफ ये क्या कर रहे थे? वॉज डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज इन सीक्रेट. और वो दूसरे तरफ सीक्रेट रूप से अपने विचारों को डेवलप कर रहे थे, अपने आइडियाज़. अब यहाँ पे आइडियाज़ और विचारों, इसको थोड़ा समझो. ये थिंकिंग वाला विचार नहीं, मतलब वो अपना ही कुछ अलग डेवलपमेंट कर रहे थे, अपना ही कुछ अलग इन्वेंशन कर रहे थे. He is said to have jokingly called his desk drawer at the work at the Bureau of Theoretical Physics. अब आगे क्या कहा जा रहा है? He is said to have jokingly, मतलब वो मजाक से कहते हैं कि उनका जो डेस्क ड्रॉअर था. एंड व्हाट डू मीन बाय डेस्क ड्रॉअर? जो भी टेबल होता है उस टेबल में एक दराज होता है जिसमें पेपर्स वगैरह रखे जाते हैं. तो वो उस ड्रॉअर को जहाँ वो काम करते थे बर्न में, जहाँ वो पेटेंट टेक्निकल ऑफिस में जहाँ वो काम करते थे एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट में, तो वहाँ जिस ड्रॉअर में वो अपने पेपर्स को रखा करते थे, पेटेंट के पेपर्स को रखा करते थे, उनको वो क्या कर रहे हैं? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कर रहे हैं, उस डेस्क ड्रॉअर को. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई इज सेइंग हिज डिस्क ड्रॉअर एज अ ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो वो ड्रॉअर था उसमें लगभग हर तरह के इन्वेंशन से रिलेटेड जो है वो क्या था? इन्फॉर्मेशन था. कि अगर उनको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं और वो अपना पढ़ सकते हैं और अपना वो डेवलप कर सकते हैं. इसलिए उन्होंने क्या कहा है डेस्क ड्रॉअर को? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. अब कह रहा है कि उनका जो 1905 में जो सबसे प्रसिद्ध पेपर्स था वो क्या था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. एंड व्हाट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? जो उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया है वो दो तरह की. एक है जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और जो दूसरा है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है. तो 1905 में उनका कौन सा थ्योरी छपा? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. और जिसके अनुसार जो टाइम और डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं है.
एंड व्हाट डू मीन बाई एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब रिलेटिव है। अब इसको समझिए, इट मीन्स दैट दे आर फाइंड रिलेटेड टू एनी अदर सब्सटेंसेस और एनी अदर थिंग। जैसे कि आप लोग मोशन पढ़े होंगे, तो मोशन में क्या होता है कि मोशन और जो क्या कहते हैं टाइम है, वो मेरा क्या है, रिलेटिव है। कि एक ही समय के लिए एक चीज़ जो है वो क्या हो सकता, मोशन और जो रेस्ट है वो क्या है, मेरा रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मोशन को डिफाइन करना है तो उसको हमको रेस्ट के सेंस में डिफाइन करना पड़ता है। कि अगर किसी वस्तु का जो पोजीशन है टाइम के रिकॉर्डिंग वो क्या है, अगर रुका हुआ है, नहीं बढ़ रहा है, तो वो रेस्ट में है। और किसी वस्तु के रेफरेंस में जो है अगर उसकी टाइम भी बढ़ रहा है और उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो उसको हम लोग मोशन में कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो है उनका कहना था कि जो टाइम और जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब दोनों क्या है, अलग अलग करके दोनों को डिफाइन नहीं किया जा सकता है जब तक कि दोनों को एक साथ नहीं लिया जाए। जैसे कि रेस्ट और मोशन में होता है कि अगर हमको रेस्ट को डिफाइन करना हो तो मोशन को साथ में लेके चलना पड़ता है, और अगर मोशन को डिफाइन करना हो तो रेस्ट को साथ में लेके चलना पड़ता है। सो उनका क्या कहना था, आगे हम आपको और अच्छे से समझाएंगे कि दैट हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिलेटेड टू टाइम एंड डिस्टेंस। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey. One of them has been moving very fast relative to the other. उनका कहना था कि अगर दो जो बहुत ही सही तरीके से मतलब घड़ी का समय मिलाया हुआ हो तो दोनों के जो दोनों घड़ी होंगे वो एक जैसा समय नहीं बताएंगे। अगर टाइम इफ़ दे कम टुगेदर अगेन, अगर सपोज करो कि दो घड़ी है और दोनों घड़ी को सही टाइम से एक्यूरेट करके दोनों को एक विजिट के लिए पूरे वर्ल्ड को भेज दिया जाए, और जब एक विजिट करने के बाद जब दोनों वापस आएंगे तो दोनों में से जो घड़ी का जो टाइमिंग होगा वो क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। ऐसा उनका कहना था। दे कम टुगेदर आफ्टर ए जर्नी इफ वन ऑफ द, अगर उनमें से कोई बहुत ज़्यादा भी क्या कर रहा हो, फास्ट चल रहा हो, फिर भी जो है दोनों घड़ी का जो समय होगा वो क्या होगा, डिफरेंस होगा। फ्रॉम दिस फॉलोड द world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। और यहीं से जो है दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला जो है उन्होंने दिया, जो किससे रिलेट करता है, मास और एनर्जी से, एंड विच इज E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पे E का मतलब क्या हुआ, एनर्जी, M का मतलब है मास, और C इज द स्पीड ऑफ लाइट। In this mathematical equation, E stands for energy, M for mass, and C for the speed of light in the vacuum, which is about and which is 100,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और यू कैन से 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये किसकी स्पीड है, तो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में। अब उन्होंने इसको इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि व्हेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes, व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम्स लाइक 2 hours, दैट्स रिलेटिविटी। और उन्होंने रिलेटिविटी को समझाया है कि रिलेटिविटी क्या होता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी सुंदर लड़की के साथ अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो तो 2 घंटा भी 2 मिनट के बराबर लगता है, लेकिन अगर आपको कहाँ बिठा दिया जाए, एक हॉट तवे पे बिठा दिया जाए, गरम चूल्हे पे बिठा दिया जाए तो 2 मिनट के लिए, तो आपको जैसे क्या लगेगा कि ये 2 मिनट जो है वो 2 आवर के बराबर है, 2 घंटे के बराबर है। सो आप ऐसे समझो कि अगर कोई सब्जेक्टिव पीरियड जो है आपको उस पीरियड में अगर एंजॉय आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो पीरियड 45 मिनट का ही होता है, लेकिन जैसे लगता है कि वो आधे घंटे का होता है। और अगर सपोज करो कोई पीरियड अगर बोर लग रहा है तो 45 मिनट लगता है कि जैसे गुजर ही नहीं रहा है, वो 45 मिनट जो है वो क्या है, 1 घंटे का लगता है। इसका मतलब क्या है कि टाइम जो है वो क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट नहीं है, क्या है, रिलेटिव है। और इसी को उन्होंने क्या कहा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. अब आगे क्या कह रहा है कि आइंस्टीन जो थे वो दुनिया के सबसे कठिन सवालों का जवाब ढूंढने में लगे हुए थे। जो फिजिक्स के सबसे कठिन सवाल होते हैं वहाँ के वो मुश्किल सवालों को ढूंढने में क्या थे, वो लगे हुए थे। लेकिन उनका जो निजी जीवन था, जो उनका जो प्राइवेट जीवन था, अनरेवलिंग मीन्स स्टार्टिंग टू फेल। तो उनका जो प्राइवेट लाइफ था वो धीरे धीरे मतलब क्या हो रहा था, गिर रहा था। तो मतलब क्या हो रहा था कि उनका जो रिश्ता था वो टूट रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी। जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो मिलेवा मैरिज से जो है अपने जैसे ही उन्होंने अपने पढ़ाई को समाप्त किया वो उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन जो अल्बर्ट की जो माँ थी वो उनके खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि मिलेवा मैरिज से जो है उनका बेटा शादी करे, इसलिए वो खिलाफ थी।
सी थॉट, उनका सोचना था कि मिलेवा हु वॉज 3 years older than her son was too old for him। उनका मानना था कि जो मिलेवा मैरिक थी उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी मिलेवा मैरिक, और इसलिए उनको लगता था कि जो मिलेवा मैरिक है उनके बेटे के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हैं। सी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, और वो जो है मिलेवा के मतलब इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमता होता है, तो उनकी बुद्धिमता से, उनके इंटेलिजेंस से, उनकी समझ से भी बहुत ज़्यादा बॉदर्ड मतलब डिस्टर्बेंस होता है, बहुत ज़्यादा परेशान थे। सी इज़ अ बुक लाइक यू हिज मदर सेड, वो कहा करती थी कि जो मिलेवा मैरिक है वो क्या है, एक किताब के तरह है, एक बुक के तरह है। किन के तरह? अल्बर्ट आइंस्टीन के तरह, कि अल्बर्ट आइंस्टीन जिस तरह से इंटेलिजेंट है ठीक उसी तरह से मिलेवा मैरिक भी थी। और ये चीज़ जो है उनकी माँ को परेशान करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये व्यक्ति दिन भर पढ़ते ही रहेगी तो काम कब करेगी। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और इसलिए जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने शादी को क्या किया, रोक दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons। अब दोनों ने जो है अंततः कब शादी कर ली, 1903 में। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड, लेकिन कुछ सालों बाद जो ही है उनका जो रिश्ता जो था, उनका जो शादी का जो रिश्ता है वो कमज़ोर पड़ गया था। मिलेवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ। अब जो मिलेवा थी वो धीरे धीरे जो है उनका जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था कि हमको ये करना है, फिजिक्स में ये करना है, चाहे कुछ भी सेक्टर में करना है, उनका जो एम्बिशन था, उनका जो लक्ष्य था वो धीरे धीरे, और उनकी जो इंटेलिजेंसी थी वो धीरे धीरे घटने लगी, मतलब कम होने लगी, और वो जो है क्या होने लगी, बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ, और वो एक क्या बन गए, एक दुखी रहने वाली गृहिणी बन गए, हाउस वाइफ बन गए। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। अब कह रहा है कि कॉन्स्टेंट फाइटिंग मतलब लगातार बहुत सालों के लगातार झगड़े के बाद दोनों जो है, दोनों का आपस में क्या हो गया, डाइवर्स्ड हो गया, तलाक हो गया, दोनों अलग हो गए। कब? 1919 में। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। अब आइंस्टीन जो थे उन्होंने अपने कज़न से, कज़न मतलब चचेरी बहन या चचेरा भाई भी होता है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो बहनी होगी कज़न होगी उनकी, तो आइंस्टीन जो उन्होंने अपने कजिन जिनका नाम क्या था, एल्सा था, उनसे उसी साल क्या कर ली, शादी कर ली 1919 में ही। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his the rise to world fame, और उनका जो एक नया पर्सनल लाइफ का एक नया चैप्टर जो एल्सा के साथ शुरू हुआ वो उनको क्या किया, मतलब प्रसिद्धि जो फेम होता है, जो फेम के एक बहुत उनको बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में फेम मिला। In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity। जैसे कि हमने आपको बताया था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दो तरह का, उन्होंने दो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो टाइम से रिलेटेड है और डिस्टेंस से रिलेटेड है, और जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो ग्रेविटी से रिलेटेड है। An eclipse of the sun in the 1919 brought proof that it was accurate। और उनका जो ये बात था कि एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 कि 1919 में एक इक्लिप्स मतलब एक इक्लिप्स आसमान में हुआ, सन सोलर इक्लिप्स। कौन सा इक्लिप्स हुआ? सोलर इक्लिप्स हुआ, और जो इनके इस बात को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्या किया, सही साबित किया। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। उन्होंने क्या किया कि आइंस्टीन जो थे उन्होंने एडवांस मतलब बहुत पहले जो है बहुत सटीकता से ये गणना करके बता दी कि विच द लाइट फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार्स वुड बी, मतलब एक स्टार से जो लाइट है वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। किसके वजह से? तो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से वो लाइट क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। अब इसको समझो कि उनका कहना था कि जो ग्रेविटी है वो लाइट को डिफ्लेक्ट करती है। इस बात को समझो कि जो ग्रेविटी है वो लाइट को क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है। ये किनका कहना था? आइंस्टीन का कहना था कि उन्होंने क्या कहा कि लाइट जो है वो ग्रेविटी को डिफ्लेक्ट करती है, और इस चीज़ का हेल्प से उन्होंने क्या किया, ये एक्यूरेट प्रूफ करके निकाला और मतलब गणना करके निकाला कि 1919 में क्या होगा, सोलर इक्लिप्स होगा। कब? ये 1915 मतलब 4 साल पहले ही उन्होंने इस बात को बता दिया। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution। और फिर जो अखबार थे उन्होंने उनके इस काम को क्या कहा, एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कहा। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press। अब कह रहा है कि आइंस्टीन को जो था
1921 में क्या मिला, नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स मिला। ही वॉज सॉवर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि उनको जो है वो बहुत सारे ऑनर्स मतलब सम्मान होता है, इन्विटेशन मतलब आमंत्रण निमंत्रण होता है, तो उनको जो है विश्व के लगभग हर भाग से जो है सम्मान मिला, विश्व से पूरा विश्व से सम्मान मिला, और उनको विश्व के हर भागों से बुलाया जाने लगा। किस लिए? उनके लेक्चर्स को सुनने के लिए। आज से बहुत साल पहले जो है फिल्म स्टार्स को नहीं बुलाया जाता था, जो साइंटिस्ट होते थे वही जा कर के और लोगों को इंट्रोड्यूस करते थे और लोगों को अपने लेक्चर सुनाया करते थे, अपने इन्वेंशन के बारे में बताया करते थे, अपने थ्योरीज को समझाया करते थे। तो आप कह सकते हो कि जिन लोगों ने टेलीविज़न को बनाया, टेलीविज़न ने ही उनको रिप्लेस कर दिया। कहने का मतलब है कि टेलीविज़न को बनाया किसने? साइंटिस्ट ने। और टेलीविज़न ने क्या किया? साइंटिस्ट को ही रिप्लेस कर दिया। क्योंकि आप देखोगे कि अब टेलीविज़न पे जो है साइंटिस्ट का बहुत ही कम लेक्चर्स आपको सुनने को मिलेंगे। आपको किसका लेक्चर सुनने को मिलेगा? जो फिल्म स्टार्स है, जो सीरियल स्टार्स है, जो टीवी स्टार्स हैं। सो नाउ आफ्टर द 13th पैराग्राफ वी विल सी द अनदर फेज ऑफ द अल्बर्ट आइंस्टीन। 13 के बाद जो स्टोरी है उसमें अल्बर्ट आइंस्टीन का एक अलग ही फेज देखने को मिलेगा, जिसमें वो देखने को मिलेगा कि वो एक दुनिया के लिए, दुनिया में जो है वो शांति फैलाने का काम करते हैं। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. अब कह रहा है कि जब नाजी जो है 1933 में जर्मनी में पावर में आया तो जो आइंस्टीन थे वो कहाँ चले गए? यूनाइटेड स्टेट्स चले गए, मतलब अमेरिका चले गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis would build and use an atomic bomb. Now आपको ये समझना चाहिए कि जो नाजी थे उसका हेड कौन था? एडोल्फ हिटलर, और जो फासिज्म था उसका मुसोलिनी। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ जाओ कि एक के जो हिटलर मतलब एक के जो हेड थे वो नाजी आर्मी का जिन्होंने किया था उसका नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर, और फासिज्म मुसोलिनी। सो हेयर वी कैन सी that 5 years later, कि आफ्टर 5 years the German discovered that process of nuclear fission। तो 5 साल बाद जो है वो ऐसा देखा गया, मतलब जो जर्मन के लोग थे, जो बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। तो जो बर्लिन के जो लोग थे, जो जर्मनी के जो लोग थे, जो नाजी के जो लोग थे, उन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी कर ली? न्यूक्लियर फिजन। और न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है? इसको समझो कि आपने एटम बम का नाम सुना होगा, जिसमें क्या होता है कि एक निकली देने से एक उसके जो निकली है वो बहुत टूटते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, को बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। आगे आप देखोगे कि जो जापान पे हमले हुए थे हिरोशिमा और नागासाकी, उसकी यहाँ पे चर्चा की जाएगी। तो जब 5 साल बाद, मतलब 1933 के 5 साल बाद जब बर्लिन के लोगों ने जब क्या किया, उन्होंने क्या डिस्कवर कर लिया? न्यूक्लियर फिजन को डिस्कवर कर लिया। तो जो डिस्कवर ने इन्वेंशन कर लिया, तो जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, मतलब जो अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे, वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा डर था कि जो नाजी है, उस बॉम्ब का, जो नाजी आर्मी है वो उस बॉम्ब का उनके खिलाफ क्या करेगा? इस्तेमाल कर लेगा। और जिस वजह से जो है वो सारे क्या थे? बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। Many of them had fled from fascism just as Einstein had। अब आगे क्या कह रहा है कि उनमें से बहुत सारे जो थे वो क्या हो गए थे? जर्मनी से, मतलब इस जगह से, इटली से, सॉरी, जो फासिज्म था वो इटली, यूरोप में जो था वहाँ, तो वो इटली से निकल करके, जो इटली कहाँ है? यूरोप में। तो जिस तरह से आइंस्टीन जो थे वो फासिज्म से निकल करके, फासिज्म से मतलब परेशान होकर के, फासिज्म क्या था? एक डिक्टेटरशिप था। तो उस डिक्टेटरशिप से बच करके ये लोग कहाँ चले गए थे? जिस तरह से उन्होंने क्या किया था? इटली को छोड़ दिया था। वैसे ही बहुत सारे लोग जो थे जो फासिज्म से क्या किए थे? छोड़ के चले गए थे। और वो लोग थे अब क्या जो थे वो डरे हुए थे कि जो नाजी आर्मी है, जो हिटलर की आर्मी है, वो क्या कर सकती? इस एटम बम का जो है मिसयूज कर सकती है। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि at the urging of a colleague, it means that Albert Einstein was requested by a colleague and so he wrote a letter to the President of America। It means that कि अपने एक कलीग के कहने पर जो आइंस्टीन थे उन्होंने क्या किया? एक लेटर लिखा किसको? अमेरिका के राष्ट्रपति को। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे।
और उन्होंने ये लेटर कब लिखा? 2 अगस्त 1939 को, 1939 को, और जिसमें उन्होंने वार्न किया, सचेत किया, चेतावनी, मतलब सचेत किया होता, चेतावनी तो नहीं कर सकते, हाँ चेतावनी भी कर सकते, कि सचेत किया, चेतावनी दिया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइम, कि इस तरह का जो एक बॉम्ब है, अगर पोर्ट मतलब क्या होता है? बंदरगाह, कि अगर एक बहुत किनारे पे भी छोड़ा गया, बंदरगाह पे भी छोड़ा गया, तो माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर, तो वो पूरे के पूरे बंदरगाह को क्या करेगा और उसके आसपास के जो भी प्रदेश हैं उसको क्या कर देगा? ये तबाह कर देगा, नष्ट कर देगा। His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. और इसलिए यहाँ फिर आगे क्या कहा जा रहा है? His words did not fail to have an effect. और उनके इस बात का जो प्रभाव था वो खत्म नहीं हुआ, मतलब इसका प्रभाव जो है अमेरिका के राष्ट्रपति पे पड़ा। तो अभी तक यहाँ तक की जो पैराग्राफ्स, यहाँ तक की जो लाइन्स है, उसमें क्या बताया गया हम लोग को कि दैट आइंस्टीन वाज अ वेरी गुड ह्यूमन पर्सन, कि वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे मानव थे, एक पीस लविंग थे। अब उनकी इस बात का प्रभाव क्या पड़ा? उन्होंने जो लेटर लिखा रूजवेल्ट को कि जो वो हमला कर सकता है और वो पूरे पोर्ट के साथ टेरिटरी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इस बात का जो है अमेरिकन्स पे क्या प्रभाव पड़ा? द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ऑन and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. और इसका इफेक्ट ये पड़ा कि जो अमेरिकन्स थे उन्होंने क्या किया कि बहुत ही एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने खुद का एक अपना एक एटम बम बना लिया और उसको उन्होंने क्या किया कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे 1945 में क्या किया? गिरा दिया, और जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हो कि इससे वहाँ पे कितनी ज़्यादा तबाही मची थी। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. In it he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. अब आगे क्या कहा जा रहा है कि जैसे ही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे हमला हुआ और वहाँ जो नुकसान हुआ उसको देख करके जो आइंस्टीन थे वो पूरी तरह से हिल गए, उनको पूरी तरह से झकझोर, मतलब वो अंदर से पूरी तरह से वो हिल गए। और फिर उन्होंने क्या किया कि दिस टाइम ही रोट अ लेटर टू पब्लिक मिसिव, मिसिव मतलब होता है लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, कि वो लेटर जो बहुत ज़्यादा हो और ऑफिशियल हो। उन्होंने एक लेटर लिखा, किसको लिखा? यूनाइटेड नेशंस को लिखा। और यूनाइटेड नेशंस का काम क्या था कि दुनिया में जो है वो शांति को बनाए रखना है। सो इसके लिए उन्होंने क्या किया? यूनाइटेड नेशन को उन्होंने लिखा और उसमें उन्होंने क्या किया? इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। पर उन्होंने जो क्या किया उसमें अपना एक सुझाव दिया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाया जाए ताकि वो पूरी दुनिया में क्या कर सके? शांति स्थापित कर सके। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। अब जैसा कि उन्होंने रूजवेल्ट को जो लेटर लिखा था वहाँ पे तो इम्पैक्ट देखने को मिला था कि वो जो उन्होंने क्या किया, जो रूजवेल्ट थे उन्होंने अपना एक सीक्रेट प्रोजेक्ट बना लिया और जापान पे हमला कर दिया। लेकिन जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन को जो लेटर लिखा उसका यूनाइटेड नेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप and using his popularity to campaign for peace and democracy। और उन्होंने क्या किया कि अगले 10 सालों में जो आइंस्टीन थे वो किस में इन्वॉल्व हो गए? पॉलिटिक्स में हो गया। पॉलिटिक्स करने का मतलब है वहाँ की राजनीति में नहीं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। और जिसमें उन्होंने इस बात के लिए जोर दिया कि जो भी आर्म्स के बिल्डअप है कि मतलब बहुत खतरनाक हथियार बनाने हैं और उनका जो इस्तेमाल करना है उसको बंद करने के लिए उन्होंने क्या किया? कैंपेन चलाना शुरू किया। और उन्होंने अपने पॉपुलैरिटी का, क्योंकि उस समय तक जो आइंस्टीन थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे, तो उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल क्या किया? किसके लिए, किसके कैंपेनिंग में इस्तेमाल किया? किसको फैलाने में इस्तेमाल किया? तो पीस एंड डेमोक्रेसी मतलब शांति और लोकतंत्र को पूरे दुनिया में फैलाने का काम जो है आइंस्टीन ने किया, जब उन्होंने देखा कि उनके लेटर का जो है यूनाइटेड नेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and a world citizen as much as scientific genius। अब कह रहा है कि जब आइंस्टीन की मृत्यु जो है वो 1955 में हुई, जब वो 76 साल के थे, तो ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड अ वर्ल्ड सिटीजन। तो विजनरी मतलब क्या होता है? पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे। कि जैसा आइंस्टीन का सोचना था कि अगर आर्म बिल्डअप को नहीं रोका गया
तो पूरी दुनिया जो है वो तबाह हो जाएगी। और जिसका हम लोग को जो है प्रूफ आजकल देखने को मिलते रहता है कि एक देश जो है वो दूसरे देश को थ्रेट करता है, किसके हेल्प से, तो वेपन्स की मदद से। हम लोग हर दिन देख रहे हैं, किसी दिन हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम, बहुत सारे जो है टेस्टिंग चलते रहते हैं। और इस चीज़ को जो है आइंस्टीन ने बहुत पहले देख लिया था और उस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते थे, और इसलिए उनको क्या कहा गया है, विजनरी कहा गया है और वर्ल्ड सिटीजन कहा गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना फ़ायदा नहीं देखा। अगर वो अपना फ़ायदा देखते तो बताए हाँ जितना एटम बम बनाना है बनाओ और तुमको हम मदद करेंगे, मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पूरी दुनिया में शांति फैलाने का काम किया। सो दैट्स वाई हियर इज मेंशन द आइंस्टीन एज वर्ल्ड सिटीजन। और इसलिए आइंस्टीन को जो है वो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, वर्ल्ड सिटीजन कहा जा रहा है। और उनको ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने एक तो वो विजनरी थे, दूसरा उन्होंने पूरी दुनिया में शांति फैलाने का काम किया, और उन्होंने क्या किया कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। और उन्होंने क्या दिया, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 पार्ट है। इन सारे चीज़ों के बारे में बताया, और इन सब से हटकर उन्होंने क्या किया, पूरे दुनिया में शांति फैलाने का काम किया। That's why the heading is mentioned as a truly beautiful mind, and he is mentioned as world visionary and world citizen. So I hope you have understood it very well. Thank you and have a nice day.